ट्रिग्नोमेट्री हम इसकी स्टडी करते हैं। इसमें क्या स्टडी करते हैं, अभी शुरुआत के लेवल पर 10th के लेवल पर लिखा सम रेशियोज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब तो समझ में आता होगा, ये है। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, पहले हम लोग ये समझें कि व्हाट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। अच्छा, अगर हम मान लीजिए किसी भी एंगल में दो 90 डिग्री बनाना चाहें तो कैसे, तो हो सकता है? हाँ, तो मतलब एक ट्रायंगल में हम दो कोई ऐसा एंगल बना सकते हैं जो कि 90 डिग्री का होगा। चलिए ठीक है, बना के देखते हैं। ये है, यहाँ से बनाया, यहाँ से भी अगर हमने बना दिया, बना ही नहीं, क्लोज होना चाहिए ना, क्लोज है ही नहीं है तो फिर ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं बन रहा, ध्यान देना ज़रा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। हमने एक बात पढ़ी थी पीछे, कुछ क्लास में पढ़ा था, क्लास तो हमको नहीं याद है किस क्लास में है, लेकिन उसमें लिखा है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो इनर एंगल होते हैं सभी का टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ये अब यहाँ हमने 90 बना दिया, यहाँ बना दिया, तो दो में ही काम चल गया, तो तीसरा तो बना ही नहीं। हाँ, अगर हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया और इसको थोड़ा भी ऐसे कर दिया तो हो सकता बहुत दूर जा कर के कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही जा कर के, तो ये कन्फर्म है कि तब बन जाएगा। लेकिन एक तो एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है एक्यूट एंगल है। बहुत सही, एक्यूट एंगल वो नहीं है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो छोटा होता वो होता। अब अगर हम ऐसे बना देंगे इसको 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा मतलब ये तो इधर चला जाएगा, फिर कहाँ वहाँ करके मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें एक 90 डिग्री बना दिया तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे। उसका रीज़न यह है कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब वो कोई 90 डिग्री से कम होगा। अगर ऊपर हो गया तो बाहर लाइन चली जाएगी। अगर एक राइट एंगल है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्यूट एंगल तो बनाना ही पड़ेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री के बाहर चले गए थे, हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे। तो ट्रायंगल होता क्या है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री है तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की डिफिनीशन यही बताई गई है कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ये भी हमारा एक्यूट एंगल है और ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, दोनों ही 90 डिग्री से कम होंगे तभी हमारा ट्रायंगल बन पाएगा। तो हमने पढ़ा सम रेशियोज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। इसके किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके संबंध में, किसके संबंध में, एक्यूट एंगल की। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे अभी। अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इस पर हम पहले पढ़ते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेंट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेंट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसके नाम से ही ऐसा दिखता है। नाम से क्या दिख रहा है, 3 साइड्स के मेजरमेंट्स की बात करते हैं हम। क्या करते हैं, 3 साइड्स के मेजरमेंट की। तो ये हम क्या पढ़, और यहाँ पर लिखा है सम रेशियोज, मतलब कुछ रेशियो की बात करते हैं ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, मतलब या तो इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में, किसी एक के संबंध को लेकर के हम बात करेंगे, या तो इसको लेकर के करेंगे या इसको लेकर के करेंगे। ठीक है, तो सम रेशियोज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। इसके एक्यूट यहाँ से नहीं करना है, इसके एक्यूट एंगल से। तो एक्यूट कोई भी हो सकता है, कोई भी एक्यूट एंगल से इसको हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सपोज करिए हमने कहा ये ए है, ये बी है,
और ये सी है। तो यहाँ पर हमारा एंगल भी राइट एंगल है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ वैसे तो इसको क्या कहा जाता है, एंगल ए बी सी। ये हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए सी बी। ये हमारा एक्यूट, ठीक है, ये हमारा एक्यूट एंगल है और एंगल सी ए बी, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। देखिए बात को पहले समझना है, समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रटने का बाद में तो आदमी रास्ता अपना ही लेता है। फिलहाल रटने से बात नहीं बनती है, रटने से फिर हमको बगल वाले से पूछना पड़ता है कि ये क्या है। एग्ज़ाम में मान लीजिए हमने कहा बगल वाले के भरोसे हम चले गए, तो बगल वाले से हम पूछ रहे हैं। सोचिए, ये भी तो सोचिए, अगर वो भी आपके भरोसे आया, वो आपसे पूछ रहा, आप उससे पूछ रहे, ना उसने पढ़ा ना आपने पढ़ा, तो हो गया काम। तो यहाँ पर हम एक 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे, उनके कुछ रेशियो को हम पढ़ने के लिए इस चैप्टर में आए हुए हैं। तो हम पहले उनके रेशियो को पढ़ेंगे। जो रेशियो हमको पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से हैं। अच्छा, पहले हम एक तो ये साइड्स पहचान लेते हैं। इस साइड्स को टेंजेंट बोलते हैं, सॉरी इसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। अगर हमने ये एंगल लिया है तब, ये अगर हमने एंगल सी लिया है, एंगल सी लिया है तो ये हमारा एडजेसेंट है और ये हमारा अपोजिट है। इस एंगल के सामने है इसलिए हम इसको अपोजिट कह रहे हैं। ये हमारा एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो इस एंगल से ये साइड्स जुड़ी हुई है और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, इस एडजेसेंट का दूसरा नाम हमारा बेस भी होता है, जो पॉपुलरली जाना जाता है, ये बेस नाम से जाना जाता है, और ये परपेंडिकुलर। ठीक, अगर यही हमारा इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट वर्ड का यूज है, एक रेशियो का है और दूसरा रिस्पेक्ट का है। अगर हमने एंगल सी लिया है तो ये हमारा एडजेसेंट है या बेस है, ये हमारा अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है कि उस एंगल के जो सामने बना वही तो अपोजिट है। आमने सामने दो व्यक्ति खड़े तो एक अपोजिट में दूसरे के होता है। अगर हमने ये लिया तो ये एडजेसेंट है, इससे लगा हुआ बेस है, या ये और ये अपोजिट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है। ऐसे कैसे पता कि हाइपोटेन्यूस सेम रहता है, वही रहेगा। हाँ, हाइपोटेन्यूस सबसे लंबा है, मतलब सबसे लंबी लाइन होती है। हाँ, हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी लाइन होती है और वो 90 डिग्री के सामने बनी होती है, और 90 डिग्री भी सबसे बड़ा एंगल है। तो जितना बड़ा किसी भी एक ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर बड़ा एंगल है तो साइड्स भी बड़ी होगी। और यहाँ हमने देखा राइट एंगल में सबसे बड़ा कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री, तो उसके सामने वाला ही हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये एंगल सी है, एंगल सी से हम अभी रेशियो पता करेंगे, फिर हम उसके बाद उसी तरीके से सबसे पता कर सकते हैं। पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। तो हमारा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन चीज़ें हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक, हम यहाँ पर 6 रेशियो पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कितने रेशियो पढ़ते हैं, 6 रेशियो पढ़ते हैं। एक है साइन, नहीं थीटा तो हम तब लेंगे जब इसको थीटा कहा हो। इसको तो मैं थीटा भी बोल ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साइन है, इसको साइन ऑफ ए बोलेंगे। हम भी अभी थीटा कहेंगे आगे, या इसको सी कह सकते हैं, या आगे हम 40 डिग्री उसको कह सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है भाई। तो इनका रेशियो क्या है, इनका जो रेशियो है, पहले हम एक का रेशियो पता करते हैं। चूँकि हम यहाँ पर आए किस लिए हैं, हम तो पहले शुरुआत करने आए हैं, रेशियो पढ़ना चाहते हैं। किसका रेशियो पढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों का एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, और वो 6 बातें हैं। एक तो साइन ए है, साइन ए का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल
सी, एक मिनट, ए लिया हमने, यहाँ पर ए लिया हमने, यहाँ पर हमको सी लेना, हमने तो सी से लिया है ना। तो साइन ऑफ सी लेंगे, साइन ऑफ सी जो लेंगे वो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर, सही लिख रहे हैं, यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी, अगर मैं इस यहाँ पर देखता हूँ ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ हमारा। ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पी अपॉन एच भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक बात सिर्फ हमको याद रखनी है, हमको 6 बातें नहीं याद रखनी, हमको 6 रेशियो नहीं याद रखने, सिर्फ एक रेशियो याद रखना है। और थोड़ा सा दूसरा भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हमने ये ध्यान दिया कि इसका साइन ऑफ सी में जो हमने पढ़ा है रेशियो, रेशियो क्या है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कॉस, यही तो बोलते हैं ना, यस सर, कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी में क्या कहेंगे, उसका अपोजिट हो जाता है एच अपॉन पी। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसको कोसाइन भी तो लिख सकते हैं, हाँ साइन, कोसाइन ऑफ सी। तो सर वो साइन जो होता है वो, सॉरी कॉस जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, जैसे कि पी अपॉन एच है तो नीचे यहाँ कोसाइन जो है साइन का अपोजिट होता है, नहीं, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस है हमारा, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, इसका मतलब हुआ बी अपॉन एच। मैंने पहले 2 कहा था, 1 कहा था, मैं 1 भी याद करके काम चला सकता हूँ, और अगर थोड़ा ज़्यादा है तो 2 करके काम चला सकते हैं। बाकी हमको कुछ याद नहीं करना है, मुझे पहले ये समझना है कि जो हम रेशियोज पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो हम शुरुआत करते हैं वो हम उसके मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस से क्या उसका संबंध है, क्या रेशियो है, वो निकालते हैं। तो साइन का जो है हमने परपेंडिकुलर से मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लिया, और इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लिया। ये 2 बातें हम याद रखें, दूसरा हो जाएगा टिपिकल, मतलब एक ही कहेंगे, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। साइन ऑफ सी, कोसाइन ऑफ सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम चलते हैं टेंजेंट ऑफ सी। टेंजेंट ऑफ सी की बात करते हैं। टेंजेंट अपॉन सी होता क्या है, टेंजेंट अपॉन सी होता है साइन बाई कॉस। टेंजेंट अपॉन सी क्या होता है, साइन ऑफ सी अपॉन कॉस ऑफ सी, कोसाइन जिसको कहते हैं, कोसाइन ऑफ सी, ठीक है। देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा दिक्कत जिसको होगी याद कर सकता है। कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लेंगे तो हमको कुछ भूलना नहीं है। अभी हम वो टेबल भी पढ़ाएंगे जहाँ पर वैल्यू दी जाती है, उसको भी नहीं याद करना है, याद नहीं करना होगा, उसको समझना है बस। टेंजेंट ऑफ सी, साइन ऑफ सी अपॉन कोसाइन ऑफ सी। तो साइन ये है यस सर, पी अपॉन एच, पी अपॉन पी, पी अपॉन एच पी अपॉन अपॉन बी अपॉन एच। अगर मैं कहूँ तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी। किसी भी चीज़ को अगर हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1/2 को अगर मुझे डिवाइड करना है 1/4 से, तो हम इसको 1/2 इंटू 4/2 भी लिख सकते हैं, 1 मिनट सॉरी 4/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बाद में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये अभी ये ख़त्म हो जाएगा तो बाद में कर लेंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा है P/H इंटू H/V। ये इससे कट गया, अब हमारा क्या बचेगा, P अपॉन B, वही जो बताया, जो अभी आपने बताया, ये क्या बचेगा, P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मर्जी है समझ लीजिए या याद कर लीजिए, ये आपके लिए है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद तो कुछ याद ही नहीं करना है।
अब तो कुछ नहीं याद करना है। मैंने तो कहा यहाँ से भी हम कर सकते हैं, हम सिर्फ तो उसमें हमको इतना सोचना पड़ेगा कि हमारा हाइपोटेन्यूज से एक परपेंडिकुलर का रेशियो होता है और एक बेस का रेशियो होता है, इतना मुझे सोचना है। तो फिर मैं सोचूंगा कि किसका परपेंडिकुलर से होता है और किसका जो है हमारा बेस से होता है। तो परपेंडिकुलर से साइन का होता है और कोसाइन का बेस से होता है। बस सीधी सी बात है, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ दिमाग में सेट करना है इसको। अब हमने कहा कोटेंजेंट, ये क्या है? पहले हम यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं, एक बात लिखी है 4/5, मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो क्या हो जाएगा 5/4, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 1/4/5, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हो जाएगा 5/4। ये पता है ना या डाउट है? अगर ये पता है तो ठीक है। यहाँ पर भी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या है? अब हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, वो अपनी किताब से भी देख सकते हैं। कोटेंजेंट क्या है? टेंजेंट का उल्टा, रिवर्स। हम इसको कह सकते हैं 1/p/b, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये b फिर इधर उल्टा हो जाएगा b/p। ये तो कंसेप्ट था। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि टेंजेंट का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है कोटेंजेंट। तो अगर यहाँ पर p/b है तो ये क्या हो जाएगा? b/p हो जाएगा। फिर नीचे चलते हैं, कोसाइन के बाद हम क्या लिखेंगे? सॉरी, कोटेंजेंट के बाद हम क्या लिखेंगे? इसका इनवर्स क्या होता है? कोसाइन का। तो कोसाइन का इनवर्स क्या होगा? नहीं, कॉपी नहीं देखना है, कॉपी देख के बताने पर कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो आपको सिर्फ सोचना है कोसाइन का इनवर्स जो होगा वो सेकेंड होगा, इसका इनवर्स होगा। इसी तरीके से हम इसको कह देते हैं h/b, ठीक है। फिर हम इसका इनवर्स देखते हैं साइन का। नहीं, उसका नाम क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नाम क्या है? जैसे इसका साइन है, कोसाइन है, सेकेंड है, इसको कोसेकेंड कहते हैं, कॉसेक भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है h/p हो जाएगा। इतने में अगर कहीं डाउट है तो पूछिए आप लोग। ये 6 रेशियोज हमें बताए गए हैं, 6 रेशियो हमें पढ़ना है। समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से हम मतलब समझा सकते हैं। अगर किसी को पूछना है तो पूछिए, नहीं तो दूसरा रास्ता होता है कि हम इसको फिर रट लें, रट सकते हैं। बहुत से लोग जो है उसको जुगाड़ से याद करते हैं, बहुत देर तक याद करते हैं, पता नहीं क्या क्या फार्मूले बनाए होते हैं। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं, मतलब याद करने का, रटने का कोई भी एक तरीका बनाए होते हैं। तो ये हमारे 6 रेशियोज हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, और ये भी जो है 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो नीचे वाला अगर सबसे बड़ा है तो 1 से अधिक नहीं हो सकता। हम लोग अभी वैल्यू में चलेंगे तब। सिर्फ हमने इतनी छोटी सी बात इसलिए कही कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इसको फिर से नहीं तो हमें रिकॉल कराना पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ पर यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारे 6 रेशियोज हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसका नाम पॉपुलरली जाना जाता है वो कुछ इस तरीके से है, साइन सी, फिर ई हटा दिया, इसमें से सिर्फ ई हटाया है, शॉर्ट फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद क्या होता बताइए? कॉस सी के ही सब। यहाँ ए क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने इसके रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने डिफिनीशन लिखी है। किसी भी चीज़ की डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिफिनीशन पहले समझना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मैथ में समझना कम चाहते हैं डिफिनीशन को, हम तो फार्मूला याद कर लेते हैं और फार्मूला याद करके उसमें लगा देना चाहते हैं, वो सबसे गलत बात है। फिर कॉस के बाद हमने क्या पढ़ा था? tan c, और यहाँ पर फिर क्या पढ़ा था? tan के बाद cot c। फिर इसका उल्टा क्या पढ़ा था? sec c। ये जो है क्या था? h/b, और ये क्या था?
कॉसेक सी H/P। कुछ याद नहीं करना है। अगर आपको दो रेशियो पता है, दो रेशियो का मतलब हुआ साइन और कास। अच्छा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिखा साइन और यहाँ पर लिखा कॉस। क्या इस पर कोई कमेंट कोई कर सकता है? मैंने हाँ tan थीटा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपान नहीं लिख रहा हूँ। चलो मैंने एक लिख दिया, छोड़ो, मैंने सिर्फ साइन लिखा। ये सही है या गलत लिखा हमने, ज़रा चेक कर लीजिए स्पेलिंग वगैरह। नहीं, गलत है। साइन कोई चीज़ नहीं होती है जब तक इसके साथ में एंगल ना लगे। अगर मैंने कहा साइन ए तो इसकी वैल्यू है, और अगर मैंने सिर्फ साइन लिख दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और साइन ए का मतलब ये कतई नहीं होता है कि साइन इंटू ए। कुछ लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, आगे चल करके यूज होता है, बहुत से लोग ऐसे गलती करते हैं। साइन इंटू ए नहीं है, साइन ए का मतलब हुआ मैं जब साइन ए लिखता हूँ तभी ये कंप्लीट होता है, और अगर मतलब ए का मतलब हुआ कोई एंगल। हाँ, नहीं तो याद कर लो कि बताए थे कि ये, और हमसे बाद में कहो आपने तो ये कहा था। मैंने ये नहीं कहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि साइन के साथ में कोई एंगल। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ एक्यूट एंगल, ध्यान दीजिएगा, साइन 180 भी हो सकता है ये, लेकिन अभी आपकी क्लास में अभी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे होगा उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, उसको भी हम लोग एक्यूट बना लेते हैं। लेकिन जब हम वैल्यू याद करने लगते हैं तो ये साइन 90 तक जाता है, जबकि ये एक्यूट एंगल नहीं है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्यूट एंगल। क्यों नहीं जाता हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ये अगर 90 बन गया तो सिर्फ एक लाइन होती है। ठीक है, लेकिन उस पर हम डिटेल चर्चा बाद में किसी अगली क्लास में करेंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। अभी एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये एक वैल्यू होगी साइन 90 की, जो एक्यूट के रिस्पेक्ट में नहीं होगी। बाकी सभी जो रेशियोज पर हम चर्चा करेंगे वो एक्यूट के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। वो चाहे 180 हो, चाहे 179 हो, चाहे 170 हो, उसको हम एक्यूट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे वो सब बातें हैं। हमें पहले ये बात करनी है कि ये रेशियो याद हो, मतलब समझ में आ गए कि नहीं आ गए। या अब एक और बात है, पहले हम साइन लिखेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ। पहले मैं साइन सी लिखूंगा, फिर कास लिखूंगा, फिर टेन लिखूंगा, फिर काट लिखूंगा, फिर कासेक लिखूंगा, और फिर कासेक लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, कॉसेक। ऐसा क्यों? ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये एक इस क्रम में हम इसको याद करेंगे। इस क्रम का यूज़ बहुत होता है हमारे, जब भी हम इसको प्रयोग करेंगे इस क्रम में अगर हमने लिख रखा है तो हम सुखी रहेंगे। और अगर हमने इसके अलावा दूसरा कोई क्रम याद कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि उतना हम सुख में महसूस करेंगे। तो साइन कास टेन, और अब देखिए यहीं से शुरू करते हैं। ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। इसी तरीके से हम बहुत से रूल के बारे में समझेंगे जो इस रेशियो, अगर हम इस सीक्वेंस में लिखे होंगे तो आसानी से समझा जा सकता है इसको। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा अभी हम और भी चलेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन एक और चर्चा कर लेते हैं तब। अभी हम वैल्यू की बात आप लोग कर रहे थे, तो हम वैल्यू कैसे लर्न करेंगे, कैसे हमें मतलब बगैर याद किए हुए हमारा काम चल जाए, हम उसकी बात करेंगे। हम याद करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, आप जो मैं बताऊंगा मेथड, वो मेथड ये है कि आप अगर कहीं भूल गए तो उसको लगा सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि प्रैक्टिस करते करते याद हो जाना चाहिए। क्योंकि जो हम टेबल बनाएंगे उस पर लॉजिक लगाएंगे। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आया, 2 मिनट का समय मिला और आपको लॉजिक लगाते हुए 4 मिनट लग गया तो कोई मतलब नहीं। हाँ, वो लॉजिक हम समझे रहेंगे कि अगर हम कहीं फंस गए तो हम उसको लगा सकें, या उसी से हम राह चलते हुए उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो वैल्यू याद करी जाती है वो कौन कौन सी वैल्यू याद करी जाती है, हमको याद नहीं, आप लोग बताइए। पहले तो 0 होता है, 30, फिर इसके बाद 30 डिग्री। और ये है क्या, ये डिग्री में मेज़र किया जाता है। डिग्री में कई चीज़ होती है, डिग्री होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम इसको रेडियन होता है, पाई, कई चीज़ें होती हैं, हम इसको डिग्री में मेज़र करते हैं।
कॉपी मत देखिए। देखिए अगर हम कॉपी देख रहे होते हैं तो फिर होता क्या है कि हम लोग समझ कम पाते हैं, कॉपी देखने में अधिक समय लगाते हैं। हमने पढ़ाया बहुत है, कई क्लास पढ़ाई है, बड़ी बड़ी क्लासें पढ़ाई है, तो समझ में तुरंत आता है कि किसने देख के बताया और किसने बगैर देख के बताया है। मैंने पहले लिख लिया कौन कौन सी हमको वैल्यू 45, मैं डिग्री लगा दूं यहाँ पर, नहीं तो फिर ये मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद 60 का लगाना है, फिर 90 का, ये इतनी है ना। सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पर रेशियो की बात करी थी, पहले हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, साइन थीटा। जैसे आप लोगों को याद होगा थीटा, थीटा क्या है, मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा। थीटा इज़ अ वेरिएबल। थीटा क्या, जैसे वहाँ हमने साइन ए लिखा या साइन सी लिखा, इट इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पर जब मैं जाऊँगा साइन थीटा का मतलब साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो साइन थीटा का मतलब साइन 30 हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, कास की बात करूँगा तो भी अगर यहाँ पर मैं जाऊँगा साइन थीटा का मतलब 45 डिग्री, मतलब साइन 45 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। हमने पहले लिख दिया साइन। यहाँ पर हमने जो साइन लिखा है ये अधूरा इसलिए नहीं, मैंने आपको बता दिया कि साइन 0 यहाँ होगा, साइन 30 यहाँ होगा, मैं थीटा लिख देता हूँ जो कि वेरिएबल है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इतना तो याद रखना पड़ेगा, 0 से शुरू करो, लिख लो। क्या इतने में कोई दिक्कत है? नहीं ना, बताइए सर। वो अपॉन में रहेगा सर। नहीं, मैं आगे क्या होगा वो छोड़िए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्या इतना लिखने में आपको कोई दिक्कत है? सर 0 डिग्री में रहेगा। आपको वो नहीं बताना, मैं ये कह रहा हूँ इतना आपको ध्यान रखना पड़े। आपको बताना तब है जब मेरा 2 मिनट पूरा हो जाए। जब मैं अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप निकालोगे कैसे। ठीक है, वो वैल्यू जो आपको याद करना है वो याद ना करना पड़े, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा इसमें सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या ये याद रह सकता है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ क्या ये याद रह सकता है? मैं वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहा हूँ जो वैल्यू आप लोगों ने याद कर रखी है बस, और इसी का अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 0/4 इज इक्वल टू 0 होता है। अब मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ अगर गलत आएगा तो बताइएगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब ये 1/4 हो गया, ये 1/4 है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 का रूट लगाएंगे तो 1 आएगा, और अगर 4 का रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जरा अपने रजिस्टर में चेक करिए क्या वैल्यू यही है। अरे रजिस्टर में कर लीजिए या इसमें लिखा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यही है ना। हाँ सर, नहीं मतलब सिर्फ मैं बाकी आप लोगों की तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। अब हमने इस पर देखिएगा, 2/4 इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, √1/2 हो जाएगा। और अगर मैं इस पर रूट को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या, 1 का रूट क्या होता है 1, और 2 का रूट क्या होता है √2 ही होगा। हम इसको पॉइंट में लिखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ डाउट है पूछ लीजिए। अगर कहीं पर हमको कैलकुलेट करने में समस्या आ रही, जैसे यहाँ पर हमने लिखा √2/4, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ √2, मतलब मैं इसको 1/2 लिख दूँ, पहले √1/2 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √1/√2। तो √1 ये तो 1 ही हो जाता है, और √2 सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में हमें निकालना नहीं। तो 45 डिग्री की वैल्यू आ गई, यहाँ भी कोई आपत्ति नहीं किसी को। 3/4 तो √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, और 4 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 2। 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा। अब चेक कर लीजिए क्या गलत आया है। आ नहीं सकता गलत इसलिए नहीं आ सकता है कि कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट से हम काम करेंगे तो हमको रटना नहीं है, और अगर हम रटेंगे तो
भूल जाएंगे, बगल वाले से पूछना पड़ेगी कि ये बताओ वहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या है, क्योंकि 6 लाइनें होती हैं और 6 लाइनों में 1 2 3 4 5 6 और 5 6 30 वैल्यू हो गई। इतने में अगर किसी को संदेह है तो पूछ लीजिए। मैंने क्या किया, पहले साइन थीटा मतलब साइन में हम लिखते गए, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, हो गया काम। फिर हमने उसके नीचे 4 लगा दिया, मतलब सबको हमने 4 से डिवाइड किया और उसी का रूट निकाल दिया। और रूट निकालने पर जो वैल्यू निकल करके आई वही साइन की वैल्यू है। इसमें कहीं डाउट है तो पूछिए। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, और अगर उसके बाद भी शर्म लगती भाई तो बात ही अलग है, फिर याद ही करना पड़ेगा। किताब में एनसीईआरटी की बुक में वैल्यू तो लिखी ही गई है, याद करेंगे, भूल जाएंगे, बगल वाले से पूछ लेंगे, बस भगवान कृपा बनाए रखें, बगल वाला ठीक रहे हमारे, उसको आता हो, यही बनाएंगे। कॉस कुछ नहीं करना है अब, इसके बाद सब होता चला जाएगा। क्या करना, इसी को उलट के लिख देना, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, और ये तो बीच में ही है, 1/√2 हो गया, ये इधर आ जाएगा 1/2 और 0, बस। कहाँ याद करना है, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं याद करना है। ठीक है, हम जब वैल्यू पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी रेशियो में, क्या पढ़ा था, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो हमने कहा यहाँ tan लिख देते हैं। साइन बाई कॉस 0/1 कितना होता है, 0। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा 1/2 अपान क्या लिखना है, √3/2, मतलब इसको मैं ऐसे लिख लूँगा इंटू 2/√3। ये कट गया तो बचा क्या, 1/√3। डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1/√2 अपान 1/√2 हो जाएगा, मतलब साइन बाई कास, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिस बाई दिस, तो √3/2 इंटू 2/1, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, √3 आ जाएगी। यहाँ पर 1/0, ये क्या होता है, 1/0, 1/0 क्या निकलेगा, 1 आएगा। ऐसा कैसे, ऐसी कौन सी मैथ है, 1/0 1 तो नहीं, ये मतलब इसका मैं देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ बट मैं पढ़ चुकी हूँ, सो आई थिंक ये नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है। कुछ किताबों में इसकी इस तरीके से लिखा, इनफाइनाइट लिखा है। इनफाइनाइट वास्तव में जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं उस पर कोई वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट भी डिफाइंड नहीं और ये भी डिफाइंड नहीं, इसलिए ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आपकी बुक में इसको नॉट डिफाइंड ही मिलेगा, एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं करती है, इसको क्या नॉट डिफाइंड। अब क्वेश्चन ये है कि नॉट डिफाइंड क्या होता है। हाँ, जो अभी तक जाना नहीं जा चुका है। जैसे हमने ये पढ़ा, हमने नंबर पढ़ा तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो हमने कहा जुड़ रहा, मतलब एडिशन हो रहा। उसमें से हम बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है सब्सट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरीके से ये अभी जाना ही नहीं गया है कि अगर मैं इसको 0 से डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पता नहीं है किसी को। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलेंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगली कौन सी वैल्यू बच रही है हमको, 0, काश तो हो गई, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, 60 है और ये 90 है। 10 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ 10 का उल्टा क्या होता है, काट होता है। हमने कहा काट, काट क्या है, इसका उल्टा, मतलब 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, इसको जैसे हमने काश में ऐसे घुमा दिया था ना, इसको ऐसे घुमा दें, चलेगा, देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, काट को 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 30 में क्या होगा, सर √3/1, √3/1, ये
नहीं नहीं हाँ। रूट रूट 3 बाई 1 तो क्या हो जाएगा? सर रूट 3 भी हो सकता है। रूट 3 हाँ 1 का मतलब तो कुछ नहीं है ना। और ये 1 बाई 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड तो हम इधर ले आए, ये 0 हो जाएगा। भाई ये ध्यान दीजिए, हम यहाँ से नकल नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए 2 बेसिक ये है, और जब हम वैल्यू याद कर रहे हैं तो सिर्फ साइन है, और जब आगे निकाल रहे हैं तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये 0 बाई 1 हो गया, यहाँ पर देखिए कास बाई साइन हो जाएगा ना, उसका उल्टा, मतलब ये यहाँ पर हमने नॉट डिफाइंड कहा था, नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया। तो देखिए ज़रा, ये नॉट डिफाइंड यहाँ पहुँच गया, वहाँ पर फिर ये था रूट 3 यहाँ पर आ गया, 1 तो ही हो गया, वो कहीं जा नहीं रहा, 1 बाई रूट 3 वहाँ पहुँच गया और 0 वहाँ पहुँच गया। मतलब अगर मैं देखूँ तो वैल्यू इस तरीके से पलट गई है। अब मैं कॉस का इन्वर्स क्या होता है? सेकेंड, सेक की बात करता हूँ। सेक क्या है? 1 बाई 1, ये 1 हो जाएगा। सेक क्या होता है? मतलब कास का इन्वर्स होता है ना, कास का इन्वर्स ही तो होता है, तो 1 बाई 1 लिख देंगे तो 1 हो जाएगा। उल्टा ही तो करना है, तो 1 बाई 1 को उल्टा करेंगे तो 1। ये किसने कहा? हाँ सर रिवर्स आएगा तो 0 आएगा यहाँ पे। किसका रिवर्स? एक मिनट, मैंने रिवर्स तो बताया ही नहीं, आप लोग रिवर्स कहाँ से कर रहे हैं भाई? देखिए मैंने यहाँ पर आपको 1 बाई 0 भी करके दिखाया था, 1 बाई रूट 3 भी करके, तभी वो वैल्यू आई थी। मैंने वहाँ इसीलिए उल्टा नहीं आपको दिखाया था, मैं पहले बोला था लेकिन फिर करके दिखाया हूँ। ठीक है, हम अभी बताएंगे कि कैसे आ रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है। कास का उल्टा होने का मतलब भी हमने बताया था कि 1 बाई दैट वैल्यू, तो यहाँ पर 1 बाई 1 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये 1 बाई रूट 3 अपान 2 हो जाएगा, मतलब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अपान रूट 3। ज़रा चेक कर लीजिए आपकी बुक में क्या लिखा है। 2 बाई रूट 3 लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए जब आप अपनी बुक में देख लेंगे ना तो भरोसा बढ़ जाएगा, नहीं तो जो है नहीं, अगर बहुत देर लग रही है तो मत देखिए, इतना देर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वही आएगा, बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर 1 बाई रूट 2 है, इसको ऐसे करेंगे तो रूट 2 वैल्यू निकल करके आएगी, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये समझ में आया नॉट डिफाइंड कहाँ से आया? हमने कहा 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 क्या है? नॉट डिफाइंड है। 1 बाई 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और इसी तरीके से अब हम कोसेकेंड, जिसको कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक किसका उल्टा होता है? इसका उल्टा होता है। अब 1 बाई 0 क्या हो जाएगा कॉसेक में? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बाई 1 हो जाएगा, मतलब 2, ये रूट 2, ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इतने में क्या समझ में नहीं आ रहा? अब आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा?